चेंज किया कनेक्शन? जी जी कर दिए। सुमेर जी सुमेर कर दिए। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज जल्दी से जी बच्चों, फिजिक्स की आखिरी क्लास होती है, थक जाते होंगे स्क्रीन देख देख के, है ना? लेकिन थोड़ा चेंज है ना, ये हमारी फिजिक्स की क्लास उस पे होती है, फेसबुक लाइव पे होती है, बाकी जूम पे होती हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ज़रा चलें फ्लेवर चेंज हो जाता है। और सब खैरियत है? आ रहे हैं बच्चे? जी जी, सबको वालेकुम अस्सलाम और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गुड, माशाल्लाह, आ जाएं। जो बेटे बेटियां आ गए हैं, प्लीज़ जल्दी से रिवाइज कर लें, फार्मूलाज देख लें, डेफिनेशंस देख लें, जो जो फार्मूलाज पढ़े हुए थे वो देख लें। बता दूं मैं जल्दी से? हाँ जी, हमने कौन कौन से फार्मूलाज पढ़े हैं? फार्मूलाज इलेक्ट्रिसिटी में, विच फार्मूलाज वी हैव डिस्कस्ड? नंबर 1 हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू आई टी, ऐसे याद कर लें, Q इज इक्वल टू आई टी। नंबर 2 क्या पढ़ा था? Q इज इक्वल टू आई टी होता है, और फिर पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी, और Q की जगह आई टी लगा लें तो आई टी वी या वी टी आई एक ही बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको वर्क डन भी कह सकते हैं, वर्क डन, एनर्जी एक ही बात है, वर्क डन और एनर्जी एक ही बात है, एनर्जी एंड वर्क डन दे आर द सेम थिंग, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा आप लोगों ने? उसके बाद पढ़ा हमने पावर, पावर P इज इक्वल टू वी आई, नहीं एक और भी पढ़ा था, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं। इसी को अगर इसकी जगह पे आई आर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आई स्क्र आर, और आई की जगह V ओवर आर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? V स्क्र ओवर आर। बेटा ये फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं आप लोग, वी हैव डिस्कस दीज फॉर्मूलाज, आपको आने चाहिए। और क्या पढ़ा हमने? ग्राफ्स पढ़े थे कल, ग्राफ्स पढ़े थे। ओमिक ग्राफ क्या होता है? जो ओम्स लॉ ओबे करते हैं, वी आई ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। ये भी ओम्स लॉ ओबे कर रहा है, ये भी ओम्स लॉ ओबे कर रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों की रेजिस्टेंस सेम नहीं है। किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? जिसका ग्रेडियंट ज्यादा है, या जो वोल्टेज एक्सिस के ज्यादा करीब है। जो वोल्टेज एक्सिस के क्लोजर है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, जो करंट एक्सिस के क्लोजर है उसकी रेजिस्टेंस कम है। तो इसकी रेजिस्टेंस कम है, जो करंट एक्सिस के क्लोजर है इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, हमने पढ़ा था वो, ठीक है? और अगर आई वी कर्व हो, आई वी, तो इसका जो स्लोप होती है 1 ओवर आर के इक्वल होती है ना। या इस तरह ना देखें आप, ए बी, आप ऐसे देखें कि द ग्राफ क्लोजर टू करंट एक्सिस, कौन सा वाला है? ए करंट एक्सिस के करीब है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है बेटा? कम। ये वोल्टेज एक्सिस के करीब है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा। ओमिक कर्व्स हमने पढ़े थे, ओमिक कर्व्स। अच्छा, नॉन ओमिक कर्व कैसा होता है? नॉन ओमिक कर्व, नॉन ओमिक कर्व जो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये नॉन ओमिक कर्व है। नॉन ओमिक कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या हो रहा है इसकी रेजिस्टेंस को? अब देखिए, यहां तक जो ग्राफ है ये करंट एक्सिस की तरफ मुड़ रहा है, करंट की तरफ मुड़ रहा है, तो यहां तक तो रेजिस्टेंस कम हो रही है। इसके बाद ग्राफ किस तरफ मुड़ रहा है? वोल्टेज एक्सिस की तरफ मुड़ रहा है, तो आगे रेजिस्टेंस बढ़ रही है। पहले कम हो रही थी, बाद में बढ़ रही है, पहले कम हो रही थी, बाद में बढ़ रही है। आप कह सकते हैं पहले ग्रेडियंट कम हो रहा था तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, फिर ग्रेडियंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। यहां पे ग्रेडियंट रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। वी डिस्कस्ड नॉन ओमिक कर्व्स, ओमिक कर्व्स, नॉन ओमिक कर्व्स। आज का टॉपिक क्या है बेटा? आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में रेजिस्टेंस। अच्छा, फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करवाए। मैंने आपको ये बताया अगर पावर सप्लाई और बैटरी करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाह रही है, एक बैटरी क्लॉकवाइज फ्लो करवाना चाह रही है, दूसरी भी क्लॉकवाइज फ्लो करवाना चाह रही है, तीसरी भी क्लॉकवाइज फ्लो करवाना चाह रही है, इन तीनों की ईएमएफ ऐड हो जाएंगे और टोटल ईएमएफ टोटल वोल्टेज के इक्वल होता है। हाँ,
अगर एक बैटरी क्लॉकवाइज ड्राइव कराना चाह रही है और एक एंटी क्लॉकवाइज ड्राइव कराना चाह रही है तो दोनों के ईएमएफ माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि बैटरी एक्स लाइक एन इंजन, तो अगर इंजन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रहे हैं तो नेट फोर्स कम हो जाती है ना। बिल्कुल ऐसे ही चार्जेस के साथ भी ऐसा ही होता है, याद रहेगा। आज का काम शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें जी। हेडिंग लिखे, दोबारा डिटेल में डिस्कस करना है हमने रेजिस्टेंस। आज की चीजें आपको मुश्किल लगेंगी जनाब, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जरा स्लो हो जाऊं, लेकिन लगेंगे मुश्किल। रेजिस्टेंस हम दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा बेटा, फ्राइडे को तो आपको सर वजी रिवाइज करवा देंगे सारी चीजें इंशाल्लाह, और मंडे को मेरा बेटा आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। आपका मंडे को टेस्ट होगा जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट आएगा और जितना करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं सर वजी को कह दूंगा कि आपको कुछ असाइनमेंट्स करवा दें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी की। स्टैटिक की तो बहुत प्रैक्टिस कर ली थी हम लोगों ने, तो बेटा अच्छी तैयारी कीजिएगा। मैं फ्राइडे को टेस्ट इसलिए नहीं ले रहा कि सर रिवाइज भी करवा दें, और दूसरी रीजन क्या है कि आपको टाइम मिल जाए प्रिपरेशन का, ठीक है मेरा बेटा। तो मंडे को टेस्ट होगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा, तो प्लीज अच्छी तैयारी कीजिएगा, मुझे इंप्रेस करना है इस दफा आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा बेटा, रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस इट इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, पता है ना डिफरेंस? पढ़ा पता नहीं कहां पे स्ट्रक हुई थी। ओके, मैं दोबारा बताता हूं बेटा। रेजिस्टेंस को डिटेल में डिस्कस करना है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। मैं दोबारा बता रहा हूं, रेजिस्टेंस इज रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। फिर मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि करंट और वोल्टेज में फर्क है। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, एक सेकेंड में कितने चार्जेस पास किए वो करंट होता है। और वोल्टेज क्या होता है? वो जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, कितना उनके एनर्जी में चेंज आ रहा है, कितना इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल बना रहे हैं, उसको बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। R इज इक्वल टू वी ओवर आई, इसकी यूनिट ओम्स होती है। आगे चलते हैं आगे बेटा। रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस अपोजिस करंट। इट रेजिस्टेंस लिखेंगे प्लीज, अपोजिस करंट। Larger the resistance, smaller the current. Larger the resistance, smaller the current. Smaller larger the resistance, smaller the current. वैसे भी आपको पता है दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अगर आप I को सब्जेक्ट बना लो, I इज इक्वल टू वी ओवर आर हो जाएगा ना इस फॉर्मूला में। I इधर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा। क्या रिलेशन बन रहा है? I और R का इनवर्स रिलेशन बन रहा है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा, तो इनवर्स इट अपोजिस करंट। बेटा आप रेजिस्टेंस को बिल्कुल ऐसे सपोज कर सकते हैं जैसे लीनियर मोशन में फ्रिक्शन होती है ना। फ्रिक्शन क्या करती है? स्लाइडिंग मोशन को अपोज, डोंट से फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है, स्लाइडिंग मोशन को अपोज करती है। फ्रिक्शन ना होती तो अब चल ही ना सकते। कुछ बच्चे कहते हैं फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन, रॉन्ग। इट अपोजेस स्लाइडिंग मोशन, स्लिपिंग को अपोज करती है। अच्छा छोड़े, हम इस बहस पे नहीं पढ़े। तो फ्रिक्शन का जो काम है लीनियर मोशन में, वही काम है रेजिस्टेंस का चार्जेस के मोशन में। तो चार्जेस को कौन अपोज करता है? रेजिस्टेंस अपोज करती है। चार्जेस की मोशन को कौन अपोज करता है? रेजिस्टेंस अपोज करती है। फ्रिक्शन क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी बनाती है ना। रेजिस्टेंस क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट बनाती है। इट एक्ट्स जस्ट लाइक फ्रिक्शन इन लीनियर मोशन। इट इज, लिख लेते हैं, है नहीं, एनालॉगी, एनालॉगी है। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस इज, देखो बेटा, रेजिस्टेंस इज जस्ट लाइक फ्रिक्शन इन लीनियर मोशन। Resistance converts electrical energy into heat energy. रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा होती है। रेजिस्टेंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू हीट एनर्जी। इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं इसको,
इंटू हीट एनर्जी, पूरा लिखिएगा आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी। रेजिस्टेंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी। बेटा लिख लें जल्दी से प्लीज। डन। बेटा अब हमें समझना है कि रेजिस्टेंस की रीजन क्या है। व्हाट इज द रीजन ऑफ रेजिस्टेंस, क्यों होती है रेजिस्टेंस। एक चीज रह गई, एवरी मटीरियल हैज सम रेजिस्टेंस, मुझे बताना भूल गया पहले, इससे पहले एवरी मटीरियल हैज सम रेजिस्टेंस, सबकी रेजिस्टेंस होती है। कंडक्टर्स की लो रेजिस्टेंस होती है, सेमीकंडक्टर्स की मीडियम रेजिस्टेंस होती है, इंसुलेटर की ह्यूज रेजिस्टेंस होती है। तो लिख लें एवरी मटीरियल हैज सम रेजिस्टेंस, एवरी मटीरियल हैज सम resistance. Conductors have low, semiconductors have medium, insulator have huge resistance. Conductors have low, conductors have low, semiconductors have medium, semiconductors have medium, while insulators have huge resistance. While insulators have huge resistance. आपने लिख लिया मुझसे पहले, huge resistance. प्लीज कॉपी करें। एवरी मटीरियल हैज सम रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स की लो रेजिस्टेंस होती है, सेमीकंडक्टर्स की मीडियम रेजिस्टेंस होती है, इंसुलेटर की ह्यूज रेजिस्टेंस होती है, कनेक्टिंग वायर की भी रेजिस्टेंस होती है। जब करंट पास होता है तो हीट अप होती है। हमारे सिलेबस पे उनकी रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। हर मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है, बैटरी की अपनी भी रेजिस्टेंस होती है, नहीं है सिलेबस में, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, नहीं है सिलेबस में, अभी परेशान नहीं होना। वायर्स की भी रेजिस्टेंस होती है। जब वायर में करंट पास होता है तो वायर हीटअप होती है, हीटअप होती है। हर वो चीज जो हीटअप होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करती है, नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, वो उसकी रेजिस्टेंस होती है, वो रेजिस्टर होता है। कनेक्टिंग वायर्स की भी रेजिस्टेंस होती है, दे एक्ट लाइक लोड समटाइम्स, लेकिन हम इसको निग्लिजिबल एज्यूम करेंगे आपके ओ लेवल्स के सिलेबस में भी और मोस्टली ए लेवल के सिलेबस में भी। तो परेशानी की बात नहीं है, बस सोचें कि कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस नहीं है, होती है लेकिन नहीं है। कोई भी चीज सुपर कंडक्टर नहीं होती, जिसकी रेजिस्टेंस जीरो हो ना वो सुपर कंडक्टर होती है। अच्छा बेटा डन, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट आगे लिख रहा हूं मैं। अब इसकी हमने रीजन समझनी है। लिख लिया तो प्लीज डन लिख दिया करें, मुझे पता चल जाए आपने लिख लिया। लिख लिया, आगे चल रहे हैं। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर रेजिस्टेंस, व्हाई देयर इज रेजिस्टेंस, व्हाई देयर इज रेजिस्टेंस। बेटा अब जरा गौर करना है आपने, हाँ, व्हाई देयर इज रेजिस्टेंस। अब थोड़ा एनालॉजी बनानी है। नजर तो नहीं आते इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए, एटम्स, वायर के एटम्स भी नजर नहीं आते, इलेक्ट्रॉन तो कभी नजर ही नहीं आएंगे। तो रेजिस्टेंस की रीजन क्या होती है? अच्छा अब सुनो, बता होता क्या है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो चार्जेस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेन की तरह चलना होता है। ये एक सर्किट है ना, सर्किट, क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट को सर्किट बोलते हैं। एक सर्किट में तीन चीजें होती है, पावर सप्लाई, वायर्स, लोड। एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स ने घूमना होता है। असल में तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, हम तो कहते हैं इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स ने घूमना होता है जनाब। इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेन बना के चलना होता है। ट्रेन, ये ट्रेन बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन बना के चलना होता है। इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेन, तस्बीह के पैलेट्स की तरह, तस्बीह पता है ना, प्रेयर बीड्स। आपको सर हमें तो नहीं पता, हम तो मैनचेस्टर से आए हैं। प्रेयर बीड्स, ठीक है, तस्बीह होती है। तस्बीह के दानों की तरह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। असल में ए बी को पुश करता है, बी सी को पुश करता है। बैटरी पुश कर रही है, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश कर रही है, हमें मालूम है। सी डी को पुश करता है, डी ई को पुश करता है, ई के बाद एफ, जी,
HIJKL, इतनी ABC आती है, आगे नहीं आती मुझे। ओके, तो ये चार्जेस को पुश करते हैं, तो चार्जेस घूमते हैं। कब नहीं घूमेंगे? जब उनकी ट्रेन ब्रेकअप हो जाएगी। ट्रेन बना के चलना है ना। देखो, इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन, अगला इलेक्ट्रॉन, अगला इलेक्ट्रॉन, अगला इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। ऐसे होना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे होना चाहिए। ऐसे होंगे तो आगे चलेंगे। मतलब देखे ना, वही ए बी को पुश करेगा, बी सी, ये इलेक्ट्रॉन्स बनाए मैंने, ये गोले बनाए ना, ये इलेक्ट्रॉन्स बनाए मैंने। क्या बनाए? ये इलेक्ट्रॉन्स, 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 ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है। ए बी सी, इनके नाम रखे हुए मैंने। ये सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये पुश कर रहे हैं। कब ये ट्रेन नहीं चलेगी? जब इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे। क्या मतलब? ट्रेन इनकंप्लीट है। ऐसी है ट्रेन, ऐसी नहीं है ट्रेन, ट्रेन ऐसी है। मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे क्या है? यहां पे क्या है यार? यहां पे क्या है? मिसिंग इलेक्ट्रॉन। ट्रेन इनकंप्लीट, मिसिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या है? मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ट्रेन कंप्लीट नहीं है, अब इनको गुजरने में डिफिकल्टी होगी। ये ट्रेन नहीं चलेगी जब तक यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ये चले, जब कंप्लीट होगा तो चलेगी। अब ये ट्रेन, कंप्लीट ट्रेन चलती है। एक ट्रेन नहीं होती, बहुत सारी ट्रेन्स होती है, लेयर्स होती है ना, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। केमिस्ट्री आती है आप लोगों को, बहुत अच्छी आती है, मुझे पता है। आयंस की लेयर्स, इलेक्ट्रॉन्स की लेयर्स, आयंस की लेयर्स, इलेक्ट्रॉन्स की लेयर्स, पता है ना आपको। पॉजिटिव एटम्स की लेयर होती है, फिर इलेक्ट्रॉन, मेटालिक बॉन्डिंग का पता ही है तुम लोगों को यार। तो ये एक ट्रेन नहीं होती। मैं एक ट्रेन की एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो ये जब इस तरह ट्रेन कंप्लीट है ना, तो फिर बड़ी अच्छी ट्रेन है। उसकी रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल वो चल रही है। लेकिन अगर ट्रेन इनकंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर इसको गुजरने में डिफिकल्टी होगी, रेजिस्टेंस होगी पुत्र। तो कब होगी रेजिस्टेंस? किस चीज की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है? जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। देखो ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ट्रेन कंप्लीट नहीं है ना, ये ट्रेन इनकंप्लीट है ना। ऐसी चाहिए ना हमें, अभी ऐसी है ट्रेन इन। कहां पे ट्रेन कंप्लीट नहीं होगी? सेमीकंडक्टर्स में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर में ट्रेन कंप्लीट है। कंडक्टर में देखो ना, कंडक्टर में क्या है? 100 एटम्स 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मिलियन एटम्स मिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में ट्रेनें कंप्लीट हैं। उसकी रेजिस्टेंस की एक और रीजन है, बताऊंगा मैं। रेजिस्टेंस कब होगी? जब ट्रेन इनकंप्लीट होगी। तो ट्रेन इनकंप्लीट कब होगी? एक रीजन ये हो सकती है इलेक्ट्रॉन ही कम हो। जैसे सेमीकंडक्टर है, उस पर 1000 एटम्स हैं, 400 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1000 एटम है, 600 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो एटम ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ये ट्रेन्स कंप्लीट नहीं हो रही। इंसुलेटर में क्या है? आप कहेंगे सर उससे तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, बहुत ही कम होते हैं, निग्लिजिबल होते हैं। तो 1000 एटम है, 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1000 एटम में 20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी तो ट्रेन ही कंप्लीट नहीं होगी, तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, उतनी ट्रेन ज्यादा कंप्लीट होगी, उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन, अगली पेज यहीं पे लिखूं, इसको मिटा देते हैं। हाँ जी, रेजिस्टेंस, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। रेजिस्टेंस डिपेंड्स, आराम से समझ में नहीं आएगा, ऑन नंबर 1 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको एन बोलते हैं, एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या होगा जी? जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। फॉर एग्जांपल कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस क्यों कम होती है? उस पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या होगा? ट्रेन कंप्लीट होगी। गेट इट? जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे बेटा, उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है। जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो कंडक्टर्स में क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। सेमीकंडक्टर्स में ऑपोजिट होता है। इसको लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कंडक्टर्स लिख देते हैं, ई कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कम होने की ये रीजन है, उनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। नंबर 2, अब और पहले लिख लें आप, मैं ज्यादा तेज चल रहा हूं।
इमोशनल हो गया, जोर से फिजिक्स आ रही है मुझे। सही दोबारा से एक्सप्लेन कर दें why there is still difference। हाय, मैं समझ समय कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ओके बेटा, मैं ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स हैव टू फ्लो जस्ट लाइक ट्रेन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की तरह चलना होता है। ट्रेन कंप्लीट होगी तो वो इजीली स्मूथली चलेगी, ट्रेन इनकम्प्लीट होगी तो वो नहीं चलेगी। भाई ए ने बी को पुश करना है, बी ने सी को, सी ने डी को, अगर सी गायब हो गया तो बी का पुश वहां नहीं पहुंचेगा। जब पुश नहीं पहुंचेगा तो ट्रेन नहीं चलेगी। अब पुश कब नहीं पहुंचेगा? जब यहां पे इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा। इलेक्ट्रॉन मिसिंग कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन है ही थोड़े, इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इंसुलेटर में तो नेग्लिजिबल होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, उनकी ट्रेन ज्यादा कंप्लीट होती है। एक बात, अभी अगली बात सुन लो, फिर बात ज्यादा समझ में आएगा। एक और भी तो रीजन होती है बेटा, ये देखो मैं थोड़ा इसको ऐड कर रहा हूं अभी, इसको मिटाता हूं मैं जरा, मुझे इसको मिटाना है। मिट जाओ, तुम भी मिट जाओ। अच्छा भाई, ये वायर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं पूरी वायर बना रहा हूं, वायर। इसको भी मिटाना पड़ेगा, इसको मैं मिटाना नहीं चाहता। मैं एटम्स बना वायर की, ये वायर यहां से क्या यूं वायर है, मैं वायर कंप्लीट कर रहा हूं। वायर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। अभी मैं आइंस की लेयर्स बना रहा हूं, आइंस, एटम्स, ये एटम्स हैं, आइंस। इन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एटम्स है। ये क्या है? आइंस या एटम्स, ये आइंस है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन, ये आइंस की लेयर होगी, इलेक्ट्रॉनिक लेयर है। अगली इलेक्ट्रॉनिक लेयर यहां पर होगी, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स, मेटेलिक बॉन्डिंग। चले मैं इसको मैं कट करके नहीं लेके जा सकता, कोई और ऑप्शन नहीं है। कट करने का मौसम नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसको मिटाना ही पड़ेगा मुझे। अगले पेज पे बना लेता ना यार, मैं ये क्यों कर रहा हूं। चलो अब तो हो गया। आइंस की लेयर्स, जी बिल्कुल सही है। ये आइंस हैं, ये कौन से आइंस हैं? ये आइंस हैं, आइंस जिन्होंने इलेक्ट्रॉन फ्री दिया हुआ है। अच्छा बेटा, आपको पता है ये आइंस रुके हुए हैं कि वाइब्रेट कर रहे हैं? आइंस क्या कर रहे होते हैं? एटम्स क्या कर रहे होते हैं? एटम्स और आइंस। एटम क्यों नहीं बोल रहा? इन्होंने इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ दिया तो ये आयन बन गए हैं। ये आइंस क्या होते हैं? रुके हुए होते हैं कि वाइब्रेट कर रहे होते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं। किसी भी चीज के एटम्स रुके हुए नहीं होते। किसके एटम्स रुक जाएंगे? -273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एटम रुक जाएंगे। अदरवाइज एटम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सॉलिड्स में, लिक्विड्स में दे कैन मूव अबाउट, गैसेस में फ्री रैंडम मोशन, पता है आप लोगों को। तो यहां पे ये क्या कर रहे हैं? ये वाइब्रेट कर रहे हैं। अब सुनिएगा जरा गौर से, ये रुका हुआ नहीं है पुत्र, ये क्या कर रहा है? किसी और कलर से ये वाइब्रेट कर रहा है। कोई यूं वाइब्रेट कर रहा है, कोई यूं वाइब्रेट कर रहा है, कोई यूं वाइब्रेट कर रहा है, रैंडम वाइब्रेट कर रहे हैं। कोई यूं वाइब्रेट कर रहा है, यूं वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अच्छा अब सुनिएगा, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ये आइंस क्या कर रहे हैं? ये वाइब्रेट कर रहे हैं। आइंस रुके हुए नहीं है, आइंस वाइब्रेट कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, मैं रैंडम डायरेक्शन बना रहा हूं, आपको नजर आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? रैंडमली मूव करा रहा हूं इनको। आइंस क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। ये आइंस क्या है? आइंस आर वाइब्रेटिंग। आइंस क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। जब आइंस वाइब्रेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है उनको टकरे मारेंगे। वाइब्रेट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स ने गुजरना है, इनको टकरे मारेंगे तो इनको स्कैटर कर देंगे। इनकी लाइन में इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो जाएंगे। हमें कैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? हमें चाहिए थे जी ऐसा जिसकी एक इलेक्ट्रॉन ये हो, नेक्स्ट ये हो, नेक्स्ट ये हो, नेक्स्ट ये हो। हमें इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चाहिए थी ताकि चलती रहे स्मूथली। वी नीड दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। ये ई है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। हमें इस तरह की कंप्लीट ट्रेन चाहिए। अब क्या हुआ? टकरें लगी इसको। जो आइंस वाइब्रेट कर रहे थे, यहां पे ये आइंस हैं, ये आइंस क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। इससे वाइब्रेट करी, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब आपके पास ट्रेन कैसी बची? ये इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं है, ये है, आगे वाला गायब हो गया, टकरें लग रही हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मिसिंग। यहां पे इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो गया? यहां पे मिसिंग इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे मिसिंग इलेक्ट्रॉन, टक्कर खा के गायब हो गया। इस आयन ने टक्कर मारी है, ये उधर चला गया, कहीं और चला गया, ये जगह गायब होगी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन नहीं चलेगी क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो गया है। ये ए इलेक्ट्रॉन बी को पुश कर रहा है, देखो ये ए इलेक्ट्रॉन है, ये बी इलेक्ट्रॉन है, ये डी इलेक्ट्रॉन है, सी है ही नहीं, ये उसको पुश नहीं कर सकता। पुश करके चल रहा है ना, ए ने बी को पुश करना है, बी ने सी को पुश करना है, सी ने डी को पुश करना है, इस तरह लाइन में चलना है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो गया। क्यों मिसिंग हो गया? टक्कर लगी, गायब हो गया, स्कैटर हो गया। अब ये लाइन, ये ट्रेन रुक गई है। जब तक कोई और इलेक्ट्रॉन रैंडम मूवमेंट करता हुआ यहां पे नहीं आएगा, अब आ गया इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई और इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, ये ट्रेन कंप्लीट हो गई है, रिपेयर हो गई है, अब ये चलेगी। तो क्या होता है, ये जो वाइब्रेटिंग आयंस होते हैं ये कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन के साथ। जब कोलाइड करते हैं तो उनकी ट्रेन को तोड़ देते हैं, स्कैटर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जब इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाते हैं तो उनको गुजरने में, उनको स्मूथली गुजरने में, उनको ट्रेन लाइक गुजरने में डिफिकल्टी होती है, उससे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। तो जितने कोलिजन ज्यादा होते हैं उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस की एक और रीजन है इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स विद वाइब्रेटिंग आयंस। एक तो ये था ना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी कौन सी रीजन है? दूसरी रीजन है इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स विद वाइब्रेटिंग आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स विद वाइब्रेटिंग, एटम्स भी कह सकते हैं, आयंस कहें तो ज्यादा बेहतर है, मैं आयंस लिख रहा हूं। तो जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। कोलिजन्स ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। दोबारा बताता हूं, आप पहले कॉपी कर लें। Ions are vibrating, they collide with electrons. So electron have difficulty in moving. जब कोलाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाएंगे, इनको फ्लो करने में डिफिकल्टी होगी क्योंकि इनकी ट्रेन्स कंप्लीट नहीं होगी। ये ट्रेन कंप्लीट है तो ये ट्रेन चलेगी, ये ट्रेन इनकम्प्लीट होगी तो ये रुक जाएगी, दूसरी चलती रहेगी। एक ट्रेन नहीं होती, कोई ट्रेन इनकम्प्लीट है, कोई कंप्लीट है, कोई सारी कंप्लीट तो नहीं होंगी, कुछ कंप्लीट होंगी, कुछ इनकम्प्लीट होंगी। जितनी ट्रेन कंप्लीट होंगी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो रेजिस्टेंस की दो रीजन होती हैं। पहले तो सुन लो ना, करंट ने चलना कैसे है, आपको ये पता होना चाहिए। करंट, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलते हैं ट्रेन की तरह। जब ट्रेन कंप्लीट है तो इट विल कीप ऑन मूविंग, जब ट्रेन इनकम्प्लीट है तो इट विल स्टॉप। ट्रेन इनकम्प्लीट कब होगी? जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ट्रेन के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो रुक रुक के चलेगी, जब तक ट्रेन कंप्लीट नहीं होगी वो नहीं चलेगी। ये बात क्लियर है? तो कब नहीं होगी? जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। दूसरा क्या, ट्रेन तो कंप्लीट थी, एटम्स ने टकरे मार के स्कैटर कर दिया। एटम्स थे, उन्होंने क्या किया, वाइब्रेट कर रहे थे, उन्होंने टकरे मारी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को स्कैटर कर दिया, इलेक्ट्रॉन को बखेर दिया, स्कैटर कर दिया, ट्रेन इनकम्प्लीट हो गई तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतनी ट्रेन ज्यादा टूटेंगी, उतने डब्बे मिसिंग हो जाएंगे, ट्रेन के डब्बे मिसिंग हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो जाएंगे, तो उनको गुजरने में डिफिकल्टी होगी। तो दो रीजन है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ रेजिस्टेंस? नंबर वन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। नंबर टू, कोलिजन्स ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। लार्जर द कोलिजन्स लार्जर द रेजिस्टेंस। इतनी डिटेल नहीं चाहिए जितनी बताई आपको रट्टा लगाना है पुत्र। क्या है जी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है, कोलिजन ज्यादा होते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, कोलिजन ज्यादा होते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, मैं डायरेक्ट ये बता सकता था आपको, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको ये समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए। इलेक्ट्रॉन ने ट्रेन की तरह चलना है, ट्रेन इनकम्प्लीट है तो नहीं चलेगी। ट्रेन इनकम्प्लीट कब होगी? जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है या इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो गए। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब होती है? सेमीकंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में। कंडक्टर में तो ट्रेन कंप्लीट होती है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस की एक ही रीजन होती है, कोलिजन्स, इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन विद आयंस, इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन विद वाइब्रेटिंग आयंस। वाइब्रेटिंग आयंस वाइब्रेट कर रहे हैं, टक्कर मारते हैं, इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाते हैं, उनको गुजरने में डिफिकल्टी होती है। तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ रेजिस्टेंस? नंबर वन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कोलिजन्स। जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ऊपर करना है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब मैं लिखता हूं रेजिस्टेंस। अब इन सब का कंबाइंड इफेक्ट,
इन सबका कंबाइंड इफेक्ट, ये जो फिनोमिना बताए ना, इन तीनों फिनोमिनास का कंबाइंड इफेक्ट, तीनों नहीं दो बताए हैं, कंबाइंड इफेक्ट से क्या आएगा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। जितनी लेंथ ज्यादा होगी कंडक्टर की उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। क्यों भाई? लेंथ ज्यादा होगी, ये वायर लंबी है, लंबी वायर में कोलिजन ज्यादा होंगे। लेंथ लंबी है तो क्या है, इसके अंदर मैं आइंस बना रहा हूं, ये आइंस हैं, आइंस 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 वाइब्रेटिंग आइंस वाइब्रेटिंग आइंस वाइब्रेटिंग आइंस वाइब्रेटिंग आइंस वाइब्रेटिंग आइंस, ये आइंस वाइब्रेट कर रहे हैं। जी, ट्रेन को मूव करने के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आके उसकी जगह नहीं लेता है ना, तभी तो चलता है। रुकी नहीं रहती ट्रेन सारी उम्र। लेकिन जिस लम्हे के लिए इलेक्ट्रॉन गायब हुआ उस लम्हे के लिए रुकी ना। जब कोई और इलेक्ट्रॉन आएगा फिल करेगा तो चलेगी, बिल्कुल आएगा। कोई इलेक्ट्रॉन आके उसकी जगह लेगा तो चलेगी। यू राइट, जबरदस्त। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जी बेटा, लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि कोलिजन ज्यादा है। जब लेंथ ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन्स को कोलिजन ज्यादा होते हैं। मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं, देखो 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 मेरी बात सुनो। हमने लाइन बना के, आप सब स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लासरूम है, आपकी क्लास के 25 30 35 40 50 60 70 80 स्टूडेंट्स हैं। सबसे कहा जाता है कि लाइन बना के एक बाजार से जाना है, कंजस्टेड से बाजार से जाना है, जिनमें शॉपिंग लोग ज्यादा करें, ईद के दिन है जी, आपने लाइन बना के गुजरना है। कंडीशन ये है कि लाइन बना, वो जो चुन्ने मुन्ने बच्चे होते हैं ना प्ले ग्रुप के, एक बच्चे ने दूसरे के कंधों पे हाथ रखे होते हैं, अगले ने उसके कंधों पे, आपने ऐसे करके जाना है। इस तरह ट्रेन बना के जाना है। जब आप ट्रेन बना के बाजार से जाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, जो लोग एक दुकान से दूसरी दुकान में जा रहे हैं वो तुम्हारी लाइन को तोड़ेंगे ना, गुजरेंगे, टक्करे मारेंगे। कंडीशन ये है कि जब कोई बच्चा उस लाइन से निकल जाएगा पूरी लाइन को रुकना पड़ेगा, पूरी लाइन को रुकना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगी, जितने ज्यादा आपको लोग क्रॉस करेंगे, आपको टक्करे मारेंगे, आपको उतनी बार स्टॉप करना पड़ेगा, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब सोचो, ये टेंच भाटा का बाजार है, वो सबसे लंबा बाजार, इतना लंबा बाजार है, तो फिर ज्यादा दफा रुकना पड़ेगा ना। अगले वाले इलेक्ट्रॉन को टक्कर नहीं लगी तो दरमियान वाले को लगी, नहीं तो पीछे वाले को लगी, नहीं तो 2 किलोमीटर पीछे वाले को लग गई, तो रुकना पड़ेगा ना, बार बार रुकना पड़ेगा। तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतने कोलिजन ज्यादा होंगे, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, लार्जर द लेंथ लार्जर द रेजिस्टेंस। क्यों? रीजन क्या है? मोर कोलिजन्स। लेंथ ज्यादा तो मोर कोलिजन्स, कोलिजन ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखो, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। ऑब्वियसली लेंथ कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर। नंबर 2, एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। जी बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक ये वायर है पुत्र, एक ये वायर है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है। ये ए वायर है, ये बी वायर है। जी बेटा, आप मेरे सामने बैठी हो, ए वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कि बी वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? बी की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्यों? बी में? ओके, हरीम कह रही है जी बी की रेजिस्टेंस कम होगी, ए की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। सही कह रही है। बी का एरिया ज्यादा है। एरिया का और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होगा? एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कि एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। बेटा इनवर्स रिलेशन है, अभी समझाता हूं। देखो, तुमने सही बोला है, पहले गलत फिर सही बोल दिया था। जितना एरिया कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। मोटी वायर है ना, मोटी वायर है, ये कौन सी वायर है? मोटी वायर है।
ठीक है, मोटी वायर है ना तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। क्यों? क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन ज्यादा होंगी ना बेटा। देखो ना, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन यहां पर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, ये मोटी वायर को तो मिटा दूं, तुम कहोगे सर क्या लिखते रहते हैं। हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जहां पर है, ये आइंस की लेयर्स है। अच्छा, अगली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जहां पर है, फिर आइंस की लेयर्स है। अगली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जहां पर है, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स है ना, इस एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास पाथ्स ज्यादा हैं, मोर पाथ्स, मोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन डॉज करके भी निकल जाते हैं। अगर रास्ता हो ना, देखो ना, आपने लाइन बना के गुजरना है, बाजार तंग है तो आप डॉजिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर ज्यादा है तो आपके पास डॉज करने का, तो इलेक्ट्रॉन डॉज करके भी निकल सकते हैं, कम टकरे लगे। और वैसे भी ट्रेन्स भी ज्यादा होती हैं, जितनी मोटी वायर्स होगी उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन ज्यादा होंगी। अगर एक ट्रेन रुक भी गई तो दूसरी चलती रहेंगी। तो मोटी वायर में मोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स, ठीक है, तो उनको गुजरने में, इलेक्ट्रॉन को गुजरने में इजी रहेगा। अगर एक ट्रेन रुक भी गई तो बाकी चल रही है, तो रेजिस्टेंस कम होगी। जितनी मोटी वायर होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इनवर्स रिलेशन है ना, एरिया ज्यादा होगा, मोटी वायर होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। देखो ना, आपको पता है ना, एसी की वायर मोटी लगाई जाती है, पंखी की वायर पतली लगाई जाती है, क्योंकि एसी को ज्यादा करंट चाहिए होता है ना, तो मोटी वायर यूज करते हैं। मोटी वायर में रेजिस्टेंस कम होती है, मोटी वायर की रेजिस्टेंस कम होती है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब बेटा इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा क्योंकि कोलिजन ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स भी ज्यादा हैं और कोलिजन्स भी कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉज करके निकल जाते हैं, इस पे कोलिजन्स कम होते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो हमने पढ़ा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को कंबाइन कर लिया कंबाइन करो, देखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इस प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं? इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं ना, के लगाते हैं। यहां पे के नहीं बोलते, यहां पे बोलते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे हम, आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। यहां पे कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी, इसका सिंबल रो होता है डेंसिटी वाला, ये डेंसिटी नहीं है लेकिन, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। सर एरिया का फैक्टर बार बता। अच्छा देखो बेटा, एरिया का फैक्टर आप कह रहे हैं, दोबारा बता दें। एक ये वायर है मोटी वायर, बेटा एक पतली वायर है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। जिसका एरिया कम है, मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन बना रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन ये है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन ये है, एक इलेक्ट्रॉनिक, ये लाइंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स। इसमें 3 ट्रेन्स हैं, इस पर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, तीसरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, चौथी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, पांचवी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, छठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है। यू नो, यहां पे मोर लेयर ऑफ एटम है, मोर लेयर्स ऑफ एटम्स है, यहां पे मोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स है, और यहां पे कोलिजन्स भी ज्यादा होते हैं। एक तो यहां पे ट्रेन ज्यादा है, और यहां पे नीचे वाली में कोलिजन ज्यादा है, और यहां पे कोलिजन्स कम है। 2 रीजन है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन ज्यादा है, दूसरा वो डॉज करके निकल जाते हैं। अगर आपने एक लाइन बना के खुले से बाजार से गुजरना है, अगर बंदे आ रहे तो थोड़े यूं यूं होके गुजर जाएंगे, जिगजैग होके, स्नेक की तरह, टके टकरे कम लगे। तो मोटी वायर में कोलिजन्स भी कम होती हैं, मोटी वायर में इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स भी ज्यादा होती है, एटॉमिक लेयर्स भी ज्यादा होती हैं, उससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन ज्यादा होती हैं, उससे उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। एक ट्रेन नहीं चल रही तो बाकी चलती रहेंगी, करंट तो चलता रहेगा ना इजीली। तो मोटी वायर होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। वैसे सोच लिया करो, एसी को ज्यादा करंट चाहिए तो कौन सी वायर सिलेक्ट करोगे? मोटी, क्योंकि ज्यादा करंट पास हो। ज्यादा करंट किस में पास होता है? जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है, तो मोटी वायर की रेजिस्टेंस कम होती है। अच्छा बेटा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, तो ये हो गया R इज इक्वल टू रो L ओवर A, वेयर व्हाट इज रो? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ओह हाँ जी, इट इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, इट इज कांस्टेंट। एवरी मीडियम हैज इट्स ओन रेजिस्टिविटी। वो मीडियम चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। रेजिस्टिविटी आपके सिलेबस में नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। इससे रिलेटेड, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है? तो परेशानी की बात नहीं है, इसको हम डिफाइन भी नहीं कर रहे। बस R इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा,
रेजिस्टिविटी को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं तो क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा आर ए ओवर एल इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। तो मतलब अगर आपके पास दो वायर्स हैं, देखो एक वायर ये है और एक वायर ये है, ये भी कॉपर की बनी हुई है, ये भी कॉपर की बनी हुई है, दो वायर्स हैं, सुन लो प्लीज, वायर 1 एंड वायर 2, दे आर मेड ऑफ कॉपर। जब दोनों का मीडियम सेम है तो इन दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। इसकी रेजिस्टिविटी रो है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, कॉपर की अपनी रेजिस्टिविटी है, सिल्वर की अपनी रेजिस्टिविटी है, गोल्ड की अपनी रेजिस्टिविटी है, हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है जो कांस्टेंट होती है। अच्छा, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो 1 सपोज, इसकी रेजिस्टिविटी है रो 2, ये दोनों इक्वल है मुझे पता है। इसकी लेंथ कितनी है L1, इसका एरिया कितना है A1। जो दूसरी वायर है इसकी लेंथ कितनी है L2, इसका एरिया कितना है A2। अच्छा, इसकी ऊपर वाली की रेजिस्टेंस है R1, इसकी रेजिस्टेंस है R1, इसकी रेजिस्टेंस है R2। अच्छा, अब जरा गौर से सुने, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, R A ओवर L होती है ना, तो क्या हो जाएगी R1 A1 ओवर L1, इसकी रेजिस्टिविटी ये आ जाएगी, और नीचे वाली की किसके इक्वल आ जाएगी हरीम, R2 A2 ओवर L2। देखो ना, मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी हर मीडियम की अपनी कांस्टेंट होती है। ये दो कॉपर वायर्स हैं, दो कॉपर वायर्स हैं, इसकी लेंथ L1 है, एरिया A1 है, रेजिस्टेंस R1 है, और इसकी रेजिस्टिविटी को मैंने रो 1 कह दिया। व्हाट इज रेजिस्टिविटी अभी जरूरत नहीं जानने की, बस याद रखें रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की होती है और कांस्टेंट होती है। मैं डेफिनेशन बता सकता हूं लेकिन चाहिए नहीं आपको। ये दूसरी वायर है, ये भी कॉपर की बनी हुई है, इसकी रेजिस्टिविटी रो 2 कर दी, इसकी लेंथ L2, इसका एरिया A2, इसकी रेजिस्टेंस R2। अब अगर आप इसकी रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ए ओवर एल। रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है, आर ए ओवर एल, आर ए ओवर एल, आर ए ओवर एल। अगर आप इसकी रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 A1 ओवर L1। इसकी रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 A2 ओवर L2। तो मैं कह सकता हूं ना रो 1 इज इक्वल टू रो 2। क्यों, दोनों कॉपर की बनी हुई है, मटेरियल सेम है, तो हम लिख सकते हैं फौरन लिख सकते हैं R1 A1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2 A2 ओवर L2। ये फार्मूला याद कर लें, आप करें याद। ये कांस्टेंट है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये चेंज नहीं होगा। मतलब R1 A1 ओवर L1 भी किसके इक्वल होगा, रो के इक्वल होगा। R2 A2 ओवर L2 भी किसके इक्वल होगा, रो के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं R1 A1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2 A2 ओवर L2। ऐसे याद करना है बस, अब तो ये फॉर्मूला याद करना है। इसके बाद आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ये सब चीजें नहीं चाहिए भाई, याद कर लें। ओके, आई नो मैथ्स में मसला है, हमारे स्टूडेंट्स को मैथ्स में मसला होता है। आप एक बार कॉपी कर लें, मैं दोबारा बताता हूं। टाइम कितना रहता है, अभी क्या टाइम हुआ, ओके आप एक बार कॉपी कर लें, मैं आपको दोबारा बताता हूं। मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे लगता है। कॉपी कर लें प्लीज। अच्छा भी पिछले स्क्रीन पे आ रहा हूं मैं, ये देखो मैंने आपको क्या बताया, यहां से शुरू करें। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतने कोलिजन ज्यादा होंगे, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, उनकी रेशियो कांस्टेंट होती है। मैंने आपको बताया था क्लासरूम के लेक्चर में, अगर आपको याद हो, पता नहीं याद तो नहीं होगा मुझे नहीं लगता, तो मैं इसको हम फौरन लिख सकते हैं। R1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2 ओवर L2 हम लिख सकते हैं। जो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, उनकी रेशियो कांस्टेंट होती है। R1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2 ओवर L2 लिख सकते हैं। अच्छा, एरिया का क्या रिलेशन है रेजिस्टेंस से, इनवर्स। जितनी मोटी वायर होती है उतनी इलेक्ट्रॉनिक लेयर ज्यादा होती है, उतनी रेजिस्टेंस कम होती है। इन दोनों का इनवर्स का रिलेशन है। जिनमें इनवर्स रिलेशन होता है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। एक तरह के मल्टीप्लाई होगा ना, तो आप इसको लिख सकते हैं
R1A1 इज इक्वल टू R2A2, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। अगर लेंथ कांस्टेंट है तो ये रिलेशन है, अगर एरिया कांस्टेंट है तो ये रिलेशन है, ये लिख सकते हैं। फिर मैंने बताया अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, जो आपको समझ में नहीं आया, मैंने आपको बताया कि इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें, देखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो आप लिख सकते हैं ना R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट रेजिस्टिविटी होता है, इसको दफा करें L/A। इस प्रोपोर्शन को ऐसे खत्म करते हैं ना। अच्छा, अब A को इधर मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ को डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा RA/L इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना भाई। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज तो चेंज ना हो। अच्छा आगे चलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर R1 A1 L1 है, ये भी कांस्टेंट के इक्वल है। मतलब अगर R2 A2 ओवर L2 है, ये भी कांस्टेंट के इक्वल है। तो ये जब दोनों चीजें एक ही क्वांटिटी के इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं ना इसको R1 A1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2 A2 ओवर L2। R इज प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको क्या बनाना है, इज इक्वल टू बनाना है, इक्वेशन बनाना है, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के लिखते हैं। यहां पे जो कांस्टेंट है वो रेजिस्टिविटी होता है, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब A आके मल्टीप्लाई हो गया, L आके डिवाइड हो गया, तो R A ओवर L इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बेसिकली रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी होता है, मैंने आपको बताया। R A ओवर L इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। R1 A1 ओवर L1 भी रेजिस्टिविटी के इक्वल है, R2 A2 और L2 भी रेजिस्टिविटी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ना R1 A1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2 A2 ओवर L2, ये भी कांस्टेंट के इक्वल है, ये भी उसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो आपस में भी तो इक्वल ही ना। मेरी एज फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त की एज के बराबर है, आपकी एज भी मेरे दोस्त की एज की बराबर है, तो आपकी मेरी एज भी बराबर हुई ना। चलिए आपके अब्बू की एज और मेरी एज तो बराबर हुई ना, ठीक है। सो ये वही सीन है। R1 A1 ओवर L1 भी कांस्टेंट के इक्वल है, R2 A2 ओवर L2 भी कांस्टेंट के इक्वल है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर क्यों बता रहे हैं, आप इसको याद कर लें यार, इसको याद कर लें। ये आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। खाली ये भी काम होगा तो आप ये बना सकते हैं। आप जितनी लेंथ ज्यादा होती है उतनी कोलिजन ज्यादा होती है, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, जितना एरिया ज्यादा होता है उतनी रेजिस्टेंस कम होती है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा फिर आपको समझ में आएगा। एग्जामिनर कहता है जी, एग्जामिनर कहता है, अब इसका क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जामिनर कहता है अ वायर, एक वायर है, उसकी लेंथ है 10 मीटर्स, उसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम्स। एक और वायर है, उसकी लेंथ है 7 मीटर, बताएं उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। सेम मटेरियल है, सेम एरिया है, सेम मटेरियल और सेम एरिया गिवन है क्वेश्चन में। 10 मीटर वायर की इतनी रेजिस्टेंस है, तो 7 मीटर वायर की कितनी रेजिस्टेंस होगी। तो हम फौरन लगा देंगे, आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। क्या रिलेशन है आर का और एल का, इनवर्स, सॉरी एल एल। आप इसको फौरन ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2 ओवर L2, ऐसे भी लिख सकते हैं। खाली लेंथ यूज कर लें, या पूरा फॉर्मूला क्या है, R1 A1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2 A2 ओवर L2, ये पूरा फॉर्मूला यूज कर लें, पूरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इसी की प्रैक्टिस हो जाए। तो ये इसको समझेंगे, R1 है, ये L1 है, ये R2 है, ये L2 है। एरिया तो सेम है ना। R1 कितना है 10, R1 कितना है 20। A1 A ले लो, L1 कितने हैं 10 मीटर, R2 फाइंड आउट करना है, A2 A ही ले लो, A ही है, सेम है, सेम। और L2 कितने हैं 7, तो A से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा R2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, R2 इज इक्वल टू 20 इंटू 7 ओवर 10, 14 ओम्स। बेटा इसको याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है ना, इसमें तीनों चीज़ें आ जाती है ना। R1 A1 और L1 इज इक्वल टू R2 A2 और L2, R1 A1 और L1 इज इक्वल टू R2 A2 और L2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
नहीं वो इधर मल्टीप्लाई हो गया ना, देखो ये लेंथ इन डायरेक्ट, ओह गलत, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी ये इन्वर्सली नहीं है, डायरेक्टली है, इसकी रेशियो कांस्टेंट होगी, गलत लिख दिया, सॉरी। और करते हैं एक मिनट, अब आप करें। 2 मीटर वायर having area 5 centimeter square has a resistance of 1.5 ohms. What will be the resistance? What will be the resistance of 3 meter wire of area 4 centimeter square of same material? हाँ जी, करेंगे तो सब प्रैक्टिस होगी। 2 मीटर वायर है, इतना एरिया है, इसकी रेजिस्टेंस इतनी है, तो L1 कितना है 2 मीटर, एरिया 1 कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और R1 कितना है 1.5 ओम्स। अच्छा एक और वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L2 कर लो 3 मीटर्स, एरिया कितना है बेटा, इसका एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने क्या निकालनी है, इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इस जगह पे ये फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा जी, फॉर्मूला आपको याद है, R1 A1 और L1 इज इक्वल टू R2 A2 और L2। मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, परेशान ना हो। R1 A1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2 A2 ओवर L2, बस वैल्यूज डाल देनी है। खाली लेंथ होता तो आप रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना, 10 मीटर वायर की इतनी रेजिस्टेंस है तो 7 की कितनी होगी, यूनिटरी मेथड रेशियो प्रोपोर्शन। लेकिन असल फॉर्मूला ये है, R1 की वैल्यू कितनी है 1.5, एरिया कितना है 5। अच्छा ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। आपको यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है कि इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करें, इसको ना चेंज करें, इसकी यूनिट कैंसिल हो जाती है। जब आप फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं ना, कंपैरिजन लाइक R1 A1 1 और 2 की फॉर्म में, तो वो यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं, आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 1.5, एरिया कितना है 5, और लेंथ कितनी थी बेटा 2, इज इक्वल टू R2 फाइंड आउट करना है। एरिया कितना है 4 और लेंथ 2 कितनी है 3। सॉल्व करेंगे तो R2 आ जाएगा। और क्वेश्चन कराता हूं मैं जूम के ऊपर, आपको पहले ये कॉपी कर लें। ठीक है शाबाश भाई, ये फॉर्मूला याद करें, R1 A1 और L1 इज इक्वल टू R2 A2 और L2, R1 A1 और L1 इज इक्वल टू R2 A2 और L2। इसको याद कर लो बेटा, याद हो गया फॉर्मूला? ओके, आज हमने रेजिस्टेंस की बात की। व्हाट इज रेजिस्टेंस? द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। रेजिस्टेंस अपोजेस द करंट, लार्जर द रेजिस्टेंस स्मॉलर द करंट। सुनो गौर से। और एवरी मटेरियल हैज सम रेजिस्टेंस। कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर मीडियम रेजिस्टेंस, इंसुलेटर ह्यूज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की रीजन क्या होती है? रेजिस्टेंस की रीजन होती है नंबर 1, मेन जो मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, कंडक्टर पे ज्यादा होते हैं, रेजिस्टेंस कम होगी। और इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स विद वाइब्रेटिंग आयंस, जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो फिर हमने बात की, जब लेंथ ज्यादा होती है तो कोलिजन ज्यादा होते हैं, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। जब एरिया ज्यादा होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स होती हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स होती हैं और कोलिजन्स भी कम होते हैं, तो रेजिस्टेंस कम होती है। मोटी वायर की रेजिस्टेंस कम होती है। इन दोनों को कंबाइन कर लिया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, R इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। इसको बना के इक्वेशन बना ली, ये इक्वेशन बना ली हमने।
ठीक है, इसके क्वेश्चंस मैं आपको और करवाता हूँ, एक दो और करते हैं, ठीक है। प्लीज़ अपना जूम ऑन कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।